हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उषिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, facebook/स्टडी कॉमर्स चैनल। इस पेज पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगी और साथ ही साथ हम यहाँ रेगुलरली क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हिंदी में हम इन और नामों से जानते हैं, जैसे कि उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण, समान उपयोगिता वक्र विश्लेषण और समान संतुष्टि वक्र विश्लेषण। तो चलिए देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हिस्ट्री। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को सबसे पहले यूज किया था एजवर्थ ने ईयर 1881 में। उसके बाद फिशर ने इसे यूज किया था ईयर 1882 में। फिर वी परेटो इन्होंने यूज किया था इंडिफरेंस कर्व को 1906 में। इनका मानना था कि जो भी यूटिलिटी है वो एक मेंटल फीलिंग है, इसीलिए उसको मेजर नहीं किया जा सकता। 1913 यानी 1913 में डब्ल्यू ई जॉनसन ने यूज किया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को और 1915 में स्लस्की ने यूज किया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। लेकिन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के डेवलपमेंट का जो मेन क्रेडिट है वो जाता है जे.आर. हिग्स और आर.जी. एलन को। इन्होंने 1934 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। इसमें इन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताया था। फिर 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में इस एनालिसिस के बारे में यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताया था, जिसके लिए बाद में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए देखते हैं बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा था कि कार्डिनल अप्रोच जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया था, मार्शल ने दिया था, वहां पे ये मानना था कि यूटिलिटी को मनी में मेजर किया जा सकता है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इसका कारण ये है कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है और ये एक व्यक्ति या एक कंज्यूमर के मेंटल मेकअप पे डिपेंड करती है और पर्सन टू पर्सन ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। और दूसरी बात कि जो यूटिलिटी एनालिसिस था कार्डिनल अप्रोच का, उसमें माना जाता था कि मनी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। मनी की वैल्यू कांस्टेंट या सर्टेन नहीं होती, बल्कि ये चेंज होती रहती है। इस कारण से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस लेकर के आया गया। जो यूटिलिटी एनालिसिस था मार्शल के द्वारा दिया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया इन बेसिस पर और ऑर्डिनल अप्रोच को लेकर के आया गया, जिसमें हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व से। ऑर्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मनी में मेजर नहीं किया जाता, बल्कि कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट यूटिलिटीज में। यानी कि ये अप्रोच क्या करता है कि सिस्टमैटिक वे में जो भी यूटिलिटी एक पर्सन को अलग अलग कमोडिटीज से मिल रही है, उसको क्या करता है कि ये अरेंज करता है, यानी अरेंजमेंट करता है जो भी यूटिलिटीज एक पर्सन को मिल रही है अलग अलग कमोडिटीज से, ना कि उसको मेजर करता है। एक प्रॉपर मेजरमेंट आपको नहीं बताता, बल्कि क्या करता है कि उन्हें अरेंज करता है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या होता है, जो भी नीड्स होती हैं कमोडिटीज की, उसको क्या किया जाता है, रैंक दिया जाता है। तो जैसे कि आपने जो मान लीजिए 5 कमोडिटीज है जिसकी एक कंज्यूमर को नीड है, तो पहले को उसने 1 रैंक दे दिया, दूसरी को उसने 2nd रैंक दे दिया एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो भी नीड्स होती हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उन्हें नीड के अनुसार, प्रेफरेंस के अनुसार अरेंज किया जाता है, ना कि उसे मेजर किया जाता है। तो इंडिफरेंस एनालिसिस क्या करता है, आपको ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में कमोडिटीज को प्रेफरेंस के अनुसार लगाया जाएगा, ना कि उनका एग्जैक्ट वैल्यू। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस 2 फैक्ट्स पर बेस्ड है। पहला कि प्रायोरिटी सीक्वेंस इज डिटरमाइंड सच एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे कि हमने कहा था कि रैंकिंग प्रायोरिटी सीक्वेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी कमोडिटीज है जिनको आप परचेज करना चाहते हो, कंज्यूम करना चाहते हो, उनको क्या किया जाता है, एक प्रायोरिटी सीक्वेंस दिया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका कि देयर आफ्टर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इज डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ इनकम, सो दैट विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी सीक्वेंस द कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैन बी चूजन। जब एक बार प्रायोरिटी लगा ली जाती है, उसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में से उस कॉम्बिनेशन को चुना जाता है जो आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि इनकम क्या है, वो लिमिटेड है। तो एक बार जब आप प्रायोरिटी सीक्वेंस में लगा लेते हो, तो इस तरीके के आप कॉम्बिनेशन को चुनते हैं जो कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है।
चलिए देखते हैं इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, तो इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन्स दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व पे क्या होता है, दो गुड्स, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि दो गुड्स, कई गुड्स हो सकते हैं बट यहाँ पर दो गुड्स का ही एग्जाम्पल लिया जाएगा। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या करता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एप्पल और ऑरेंज, तो दोनों से ही जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दोनों से ही उसे क्या है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो भी हर कॉम्बिनेशन से। Since all the combinations present on indifference curve provides equal satisfaction, that is why consumer is indifferent regarding selecting these combinations. चूंकि जितने भी combinations होंगे कंज्यूमर को वो equal satisfaction provide करेंगे, इसीलिए कंज्यूमर क्या होता है, indifferent होता है कि उसे कौन सा combination select करना चाहिए, या फिर वो सारे combinations को क्या करता है, equal importance देता है। इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन एक इंडिफरेंस कर्व पर होते हैं, कंज्यूमर को उन सारे कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसी रीजन से इंडिफरेंस कर्व को हम इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। यहाँ जीके ईस्थम की एक डेफिनेशन है, उसे देख लेते हैं। इन्होंने बताया है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटी बिटवीन विच इंडिविजुअल इज इनडिफरेंट, सो इट इज टर्म्ड एज इंडिफरेंस कर्व। इन्होंने कहा है कि ये एक लोकस ऑफ पॉइंट्स है, यानी कई सारे पॉइंट्स एक इंडिफरेंस कर्व पे होंगे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग पेयर्स को, क्वांटिटीज के अलग अलग पेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बीच में एक इंडिविजुअल या एक कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, इसीलिए हम इसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यहाँ पे हम ये याद रखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स जो इन्होंने कहा है, जनरली एग्जाम्स में पूछता है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या है या किसे कहा जाता है, तो वहां पे आंसर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है। तो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है, ये ऐसा शेड्यूल है या एक ऐसा टेबल है जो कि शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस, दो कॉमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जहां हम इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि ये इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर को। यानी यहाँ आप जितने भी कॉम्बिनेशंस देखेंगे वो सारे के सारे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। चलिए शेड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, एप्पल है, ऑरेंज है, या आप इसे एक्स या वाई गुड ले सकते हैं। तो पहला क्या है, पहले कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल है और 14 ऑरेंजेस हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल्स हैं और 10 ऑरेंजेस हैं। तीसरे कॉम्बिनेशन में 3 एप्पल्स हैं और 7 ऑरेंज हैं, सो ऑन। तो ये क्या है, आपको कॉम्बिनेशंस बताया गया है दो कॉमोडिटीज का, और इन सारे कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, यानी वो श्योर नहीं हो पाता है कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कॉम्बिनेशंस उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर वो 1 एप्पल और 14 ऑरेंज लेता है तो भी उसको उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी जो कि उसको 2 एप्पल और 10 ऑरेंजेस से मिलती है। इसीलिए कंज्यूमर क्या होता है कि वो इनडिफरेंट रहता है कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशंस क्या है, इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक कॉमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे दूसरे की जो क्वांटिटी है उसको घटाया जा रहा है। कारण इसका ये है कि कंज्यूमर के पास जो इनकम होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, तो उतने में ही उसको अपने प्रोडक्ट्स को खरीदना होता है। तो इसीलिए अगर किसी एक कॉमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाना है हमको, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है एप्पल का क्वांटिटी, तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी घट रही है, तो अगर किसी एक की क्वांटिटी को हमको बढ़ाना है तो दूसरे की क्वांटिटी को हमको घटाना होगा। जो भी हमने शेड्यूल में देखा उसे हम एक कर्व पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट शेड्यूल में दिखाए गए उसे जब हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर एप्पल्स को ले लिया गया है, या फिर जो वहाँ पे कॉमोडिटी ली गई थी एक्स वो हम यहाँ मान लेते हैं, और वाई कॉमोडिटी को हम वाई एक्सिस पे मान लेते हैं। तो ये यहाँ क्या आपको 2 कॉमोडिटीज दे गया है, एक्स और वाई दे दिया है। 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं यहाँ पे ये x की जो यूनिट्स है वो हैं और ये y की यूनिट्स आपको दी गई हैं। तो जब वो 1 एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो दूसरा कॉम्बिनेशन जो y का है यानी कि ऑरेंजेस का है वो क्या है 14 है, तो ये एक a पे कॉम्बिनेशन बन गया, एक कॉम्बिनेशन ये बना।
दूसरा आप देख रहे हैं कि 2 एप्पल्स हैं तो 10 ऑरेंजेस हैं, तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन गया एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक इंडिफरेंस कर्व, जो ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे कॉम्बिनेशंस के पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी इसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, यानी कि इसे हम आईसी कहते हैं। और इस पे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंस मैप, यानी कि उदासीनता मानचित्र। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तो जब एक सिंगल डायग्राम में हम कई सारे इंडिफरेंस कर्व्स को दिखाते हैं तो हम इसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यानी कि इंडिफरेंस मैप क्या है, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व्स आपको दिख रहे हैं, IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है, IC5 है। तो जब एक ही डायग्राम में हम कई सारे इंडिफरेंस कर्व्स को दिखाते हैं, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को दिखाते हैं, तो इसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यहाँ पे अब ये ध्यान रखेंगे कि हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व ये 5th वाला है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन, यानी जो सबसे नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है उससे सबसे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जो सबसे हाई इंडिफरेंस कर्व होगा उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये क्या है, एक इंडिफरेंस मैप है। अब इंडिफरेंस मैप के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। पहला है, ऑल पॉइंट सिचुएटेड एट एनी वन इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। किसी भी एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। दूसरा है, सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एवरी इंडिफरेंस कर्व इज डिफरेंट। एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने पॉइंट्स होंगे वो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जितने भी आईसी होंगे, जितने अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होंगे, उन पे सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग होगा। इसीलिए आपसे तीसरा पॉइंट कहा है कि एज द इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे आप दाहिनी और लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाओगे, यानी हायर आईसी पे जाते जाएंगे, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब 2 कमोडिटीज हैं तो किसी एक कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी की कुछ यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, उसको लीव करना पड़ता है, यानी उसे छोड़ना पड़ता है, तभी आप एक कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक कंज्यूमर को जब भी किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो उसने को बढ़ाने के लिए उसे दूसरी जो कमोडिटी है उसका कुछ क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना होता है, ताकि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो क्या रहे, सेम रहे। यानी कि एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट जिसमें गुड 1 for good 2 is the number of units of good 2 that the consumer is willing to give up for an additional unit of good 1 so as to maintain the same level of satisfaction. तो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये क्या है कि 2 गुड्स हैं, जब गुड 1 और गुड 2, तो एक कंज्यूमर गुड 1 की एडिशनल यूनिट्स को बढ़ाने के लिए गुड 2 को कितनी यूनिट्स, गुड 2 की कितनी यूनिट्स को गिव अप करना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और जो भी वो चेंज कर रहा है उससे उसको क्या होता है, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसे हम आगे शेड्यूल से देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर होगा। तो नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि जब आप एक गुड से दूसरे गुड में ट्रांसफर करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा कंज्यूमर का वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। चलिए इसे हम एक शेड्यूल के थ्रू देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ कमोडिटी एक्स है जिसकी क्वांटिटी बढ़ रही है 1 2 3 4 5, और कमोडिटी वाई है जिसको आप देख रहे हैं कि ये घट रही है, पहले 14 थी, फिर 10 हुई, फिर 7 हुई, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई। तो जैसे जैसे आप कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, कमोडिटी वाई की क्या है, क्वांटिटी को घटाना पड़ रहा है। तो एमआरएस एक्स फॉर वाई, यानी एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को आपने कितना घटाया, तो पहले क्या है 4 से घटा, फिर दूसरे नंबर पे 3 से घटा, फिर 2, फिर 1। ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो डिक्रीज करता जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं एमआरएस का आपको फॉर्मूला दिया गया है। तो एमआरएस ऑफ एक्स फॉर वाई क्या है, चेंज इन वाई यानी कि कितना रिडक्शन कर रहे हैं आप, अपॉन चेंज इन एक्स यानी कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप और एमआरएस, यानी कि जो हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं उस पे एमआरएस को भी हम देख सकते हैं कि कैसे वो इफेक्ट करता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम इंडिफरेंस कर्व पे देखेंगे। तो चलिए डायग्राम में हम देखते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर है कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पे है कमोडिटी वाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आईसी कर्व आप देख सकते हैं। जब कमोडिटी एक्स की एम क्वांटिटी परचेज की जा रही है यानी एम क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है, तो वाई की कितनी है, एस क्वांटिटी है। और जैसे ही आप x की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, m से n की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो कमोडिटी y है उसकी क्वांटिटी को घटाया जा रहा है, s से t पे जा रहा है। तो ये क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कॉम्बिनेशन से p और r है, दोनों ही इक्वल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चेंज इन क्वांटिटी x क्या है, क्यू आर के बराबर है, तो इसे हम डेल्टा x कहेंगे। और जो क्वांटिटी y में चेंज आ रहा है वो क्या है, क्यू पी के बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा y कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की जो यूनिट्स है उसको बढ़ाने के लिए y की कुछ यूनिट्स को क्या करना पड़ रहा है, कंज्यूमर को छोड़ना पड़ रहा है उसको, ताकि वो x की जो यूनिट्स है उसको बढ़ा सके। तो जो भी आईसी पे पॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर उसे एक कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाना है तो उसे दूसरे कमोडिटी की यूनिट्स को क्या होगा, उसको घटाना पड़ेगा। तो जिस रेट से, जितने रेट से घट रहा है इसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो डिमिनिश करता जाता है। ये था इंडिफरेंस कर्व का एक इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियोस में हम एमआरएस के बारे में और चीज़ें जानेंगे कि वो उसका लॉ क्या है, डिमिनिशिंग रेट का जो लॉ है वो क्या होता है, और इसके अलावा हम बजट लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।